चलिए आइए सेकेंड पार्ट में जो लिटरेचर का पोर्शन रह गया था उसको हम लोग करेंगे अभी। चलिए शुरू करते हैं। जो सेकेंड पार्ट था उसी का जो पहला वीडियो अपलोड किया गया उसके बाद ये वीडियो था। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, ग्रामर का जो पार्ट था। अब हम लिटरेचर का पार्ट करने वाले हैं और जो 40 क्वेश्चन है आपके यहाँ लिटरेचर के हैं, 61 टू लेकर के 100 तक है, वो किसका है तो टेक्स्ट बुक से है, आपके किताब से है। जो 21 चैप्टर है टोटल, 11 प्रोज का और 10 पोएट्री का, वो 21 चैप्टर से यहाँ क्वेश्चन दिए गए। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कहता है आवर एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब समझते हो, पूर्वज होता है, हमारे फोर फादर्स। आवर एंसेस्टर्स वे आर वेरी रिच हैप्पी वेरी हैप्पी विथ ट्रू डैश रूल। तो ये बात इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो अपने होम रूल से काफी प्रसन्न थे, काफी खुश थे। तो यहाँ पे किस रूल की बात हो रही है? होम रूल की बात हो रही है। नहीं, इंडिजिनस एजुकेशन की बात करते हैं कौन? महात्मा गांधी। स्वदेशी अपनाओ, इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, तो उसमें उन्होंने इंडिजिनस एजुकेशन, इंडिजिनस कॉर्पोरेट और क्लॉथ्स की भी बात करी है। तो 62 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर क्या है, डैश वी आर ओवरवेल्म्ड बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपल, यानी भारतीय लोगों के प्रेम और विश्वास के लिए बहुत अभिभूत है, बहुत अनुग्रहित है। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो इन्होंने प्रेसिडेंट बनने के पश्चात एक भाषण दिया था और उसी भाषण का यह अंश है भारत इज माई होम, जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के प्रथम मुस्लिम और तीसरे राष्ट्रपति बने। इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। इन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन की भी प्रशंसा की है। अपने बड़ों का सम्मान करना, देखिए हमारे राष्ट्रपति जो अपने से सीनियर हैं उनका एक बहुत ही आदर पूर्वक सम्मान करते हैं, फिर अपने पद को ग्रहण करते हैं। इन्होंने भी कल्चर की बात करी, सिविलाइजेशन की बात की। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम व्हाट। नानू काका ये पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोंकर जी के द्वारा ए पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है उसमें नानू काका दिल्ली अपने भांजे के घर, नरेटर के घर क्यों आते हैं? किससे मिलने के लिए? मिनिस्टर से मिलने के लिए। वो मिलने जाते हैं, दो महत्वपूर्ण लोग से मिलते हैं। एक जो पार्टी बॉस है सोहनलाल रतिराम, उससे मिलते हैं, और दूसरा जो वेलफेयर मिनिस्टर है उससे मिलते हैं। तो ये दो लोग से मिलते हैं और 2-3 दिन के भीतर ही मिलकर के फिर वो अपने गांव वापस चले जाते हैं। तो बहुत ही चालाकी भरी जो बातें हैं इसमें आपको नानू काका के द्वारा करते हुए देखा गया है। 64 नंबर क्वेश्चन है मैरिज प्रपोजल एंड्स विथ। ये चैप्टर ही है मैरिज प्रपोजल, एंटन चेख्योव के द्वारा, रसिया की कहानी। और मैरिज जो प्रपोजल किससे एंड करता है लास्ट में? मैरिज ऑफ लोमोव एंड नतालिया। नतालिया जो कि चुबोको की बेटी है, लोमोव इनका पड़ोसी है, 35 ईयर्स ओल्ड हो गया है, 25 साल की लड़की है। और दोनों के अंत में झगड़े जो है वो बोलते हैं ना, तेरी मेरी जो लड़ाई है वो शादी में बदल गई। नहीं, तो यहाँ वो शादी में दो झगड़े होते हैं, एक ऑक्स मिडोज को लेकर के, घास के मैदान को लेकर के, और दूसरा डॉग को लेकर के कि मेरा डॉग ज्यादा सुपीरियर है, वो कहती है मेरा डॉग ज्यादा सुपीरियर है। लीप और गेस, तो लीप किसके डॉग का नाम है? तो लीप कौन लगाती है? लिपस्टिक। तो लिपस्टिक लड़की नतालिया, तो उसका नाम है डॉग का लीप, और गेस किसके डॉग का नाम है? लोमोव के डॉग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी उसका करेक्ट आंसर है। 65 देखिए, दैट इज व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम इंडियन पीपल, यानी भारतीय लोगों से हम क्या सीख सकते थे? ह्यूमैनिटी, मानवता की बात करें तो भारतीय लोग मानवता को काफी समर्थन देते हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी लोग हैं। नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश। कौन सा चैप्टर है बेंजी? दी अर्थ। दी अर्थ जो चैप्टर है किसके द्वारा? एची बेट्स के द्वारा। राइटर नेम तो मोस्ट आपको याद रहना ही चाहिए, राइटर नेम में कहीं से कोई गलती नहीं होना चाहिए। ये जिस प्रकार से गीता कुरान लोगों को याद, जिस तरह से जितना शिद्दत से पढ़ते हैं याद करते हैं, उस तरह से राइटर नेम आपको याद रहना चाहिए। बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हुम? फ्लोरेंस। फ्लोरेंस कौन है? फ्लोरेंस कौन थी बताओ? फ्लोरेंस जो है बेंजी की पत्नी, इससे पहले वो उसका वर्कर थी, असिस्टेंट थी, जो कि दिखने में उतनी नहीं थी, इसीलिए उसके माता पिता उसको पसंद, बहुत बोलती थी, वाचाल थी, और
दिखने में भी अच्छी नहीं थी, आते आते उसके बाद घर का बंटवारा भी करा दी और अंततः जॉनसन जो है उनको घर से निकलना भी पड़ा। तो ये जो कहानी है फ्लोरेंस, जो एक नाम की लड़की है जो महिला बनती है, किसकी घर की पत्नी बनती है, बेंजी की पत्नी बनती है, बेंजी के घर में आती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी एज अ डेवलप स्टेट, एक विकसित राज्य के रूप में उन्होंने अलाबामा की बात की है, मिसिसिपी, अलाबामा, ये सब की बात उन्होंने करी है। तो यहाँ ऑप्शन सही क्या है, अलाबामा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो राइटर है किसके है, आई हैव अ ड्रीम के। आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय मार्टिन, वाज रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं, बाय बर्थ ये अमेरिकन थे। कैसे थे, निग्रो या व्हाइट पीपल में से थे, निग्रो थे ये। और ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ जो आंदोलन वहां हुआ, उसी आंदोलन के एक प्रणेता थे, एक महान नेता थे, जिन्होंने अहिंसात्मक तरीके से, नॉन वायलेंट वे से डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन लड़ा और अंततः उन्हें सफलता भी मिली। 28 अगस्त 1963 को इन्होंने लिंकन मेमोरियल हॉल, वाशिंगटन डीसी के सीढ़ी पे, वहां के स्टेप पे खड़े होकर के इन्होंने भाषण दिया, जो भाषण एक ऐतिहासिक भाषण बनी, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनी। और इसी कारण आगे चल के 1964 में, कब, 1964 में इन्हें शांति के क्षेत्र में क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर 4 साल के बाद 1968 में मेम्फिस जगह है अमेरिका में, वहां इनकी हत्या कर दी गई। 68 में इनकी हत्या हो गई, काफी कम एज में ये चल भी बसे। 64 में जब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो उस समय के सबसे यंग पर्सन थे जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। अभी जो 17 में मलाला यूसुफजाई को मिला था, वो सबसे यंग लेडी है, जो कि पाकिस्तान की महिला है। क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 इज डन। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, द डैश वाज अ वेरी रेयर स्पीसीज, कौन जो है बहुत ही रेयर स्पीसीज था, होमोसेपियंस। ये बात कौन कह रहे हैं, बर्ट्रांड विलियम आर्थर रसल जो है, मोस्ट लर्न मैन इन द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के महान व्यक्तियों में से एक व्यक्ति रहे बर्ट्रांड रसल, जो केवल लिटरेचर में ही महारत हासिल नहीं किए थे, बल्कि इन्होंने मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में, फिलॉसफी में, कई सारे सब्जेक्ट्स में महारत हासिल किया था, एक्सपर्टीज थे ये। तो वही बर्ट्रांड रसल कहते हैं, एक समय था कि होमोसेपियंस क्या था, वेरी रेयर स्पीसीज था। हम लोग, एक टाइम रहा होगा कि जब हम लोग गुफाओं में, जंगलों में किसी तरह जीवन यापन करते थे, जानवरों से डरते थे, लेकिन जब आग की आविष्कार हुई तो लोग आग का प्रयोग करने लगे, उससे जानवरों से बचने के लिए भी, और कुकिंग का भी जो हिस्ट्री है यहीं से शुरू होता है। फिर एग्रीकल्चर, फिर फैमिली, पूरा तरह से जो सोसाइटी आज हम देखते हैं, धीरे धीरे डेवलप होकर के यहाँ तक आया है। नहीं तो होमोसेपियंस क्या था, एक समय में रेयर स्पीसीज रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन है, द इंपोर्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ व्हाट, क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, रियलाइजेशन। तो इंपोर्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इज अ ट्रेडिशनल सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये आपको ए चाइल्ड इज बॉर्न में पढ़ाया गया है। ए चाइल्ड इज बॉर्न का राइटर कौन है, जर्मन ग्रियर, नहीं, वो एक नारीवादी लेखिका है। उन्होंने बच्चों के जीवन से जुड़ा, बच्चों का जन्म से लेकर के बच्चों का जो लालन पालन है, कैसे पूरा फैमिली उनका देखभाल करता है, इसको लेकर के उन्होंने ईस्ट और वेस्ट दोनों कल्चर में होने वाली जो संस्कृति है, जो उसको उन्होंने बड़े अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ व्हाट हो जाएगा, मॉडर्नाइजेशन या हॉस्पिटलाइजेशन, क्या होगा, ट्रेडिशनल सोसाइटीज इन, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ, क्या हो जाएगा ऑप्शन, मॉडर्नाइजेशन, सही है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70 है, सिबई वाज फैसिनेटेड बाय, तो किस, सिबई को हम जानते हैं, ही वाज इंटरेस्टेड इन व्हाट, गॉड, कद्दुओं को रंगने में, उसको पॉलिशिंग करने में सिबई का काफी मन लगता था, और इतना ये डिवोटेड था इस काम के प्रति कि स्कूल में जाता था तो बेंच के नीचे भी यही काम करता था। और एक दिन इसके इथिक्स के टीचर ने इसको
पकड़ लिया, कैच कर लिया। उसके बाद घर पे इसकी पिटाई भी हुई इसके माता पिता के द्वारा, सारे इसके गॉड्स को नष्ट कर दिए गए। यानी एक टैलेंट को कैसे खत्म किया गया, यही बात दी आर्टिस्ट में शिगा नोया कर रहे हैं, जो कि जिससे भाई एक जापानी लड़का है, छोटा लड़का है, 12 साल का लड़का है, जो कि हार्बर टाउन में रहता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। लेकिन यह लड़का इतना टैलेंटेड था कि अपने माता पिता को बहुत आगे तक ले कर जा सकता था, लेकिन इसके माता पिता और इसके जो गुरुजन थे, टीचर्स थे, उन्होंने इसके हौसला को तोड़ दिया, इसके कला का कद्र नहीं किया। इसलिए द आर्टिस्ट से आप ये बात समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71st है, द पोएट जॉन डॉन इज वेरी वेरी ऑफ व्हाट। जॉन डॉन की बात हो रही है, तो अपनी पत्नी, हिज वाइफ। द पोएट जॉन डॉन इज नॉट वेरी ऑफ हिज वाइफ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है? जॉन डॉन। इनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। नहीं, लव पोयम है। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी को मॉडर्न नहीं होने के लिए, निराश नहीं होने के लिए, है ना, एक लिरिक लिखते हैं, और वही हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के रूप में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है। बाकी जो जहां क्वेश्चन आएगा वहीं पे हम उसका डिस्कशन करेंगे। पूरा चैप्टर तो यहाँ डिटेल से नहीं बताया जा सकता समय को देखते हुए। 72 नंबर क्वेश्चन है, आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन डैश इज फ्रॉम। 37 साल की अवस्था की बात होती है कि 37 साल में भी मेरा हेल्थ क्या है, परफेक्ट है। यह किस चैप्टर से यह लाइन लिया गया है, ये बात बताना है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है? वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन बाय बर्थ अमेरिकन है। इन्हें कौन सा कवि कहा जाता है? पीपल्स पोएट। तो वाल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी खुद के लिए गीत, खुद के अस्तित्व के लिए गीत, इस नेचर को थैंकफुल, एक नेचर, ये प्रवृत्ति की बात करते हैं। हमें थैंकफुल होना चाहिए अपने इस जीवन के लिए। हमारे लिए सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है कि हम जीवित हैं। जीवित है इसीलिए हम सब यहाँ हैं, उपलब्ध हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं। तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ खुद के लिए सेलिब्रेट, खुद को सेलिब्रेट करने के लिए गीत है, जो वाल्ट विटमैन 37 साल के हैं जब ये गीत लिख रहे हैं, ये लिरिक लिख रहे हैं, फिर भी वो क्या है, कहते हैं मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और इसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन है, एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। यानी ये जो लाइन है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, जिसके राइटर कौन है? W.H. ऑडेन। इन्होंने बताया कि कैसे खिलौने जो है टूट गए हैं, बचपना सिमट गया है, बिखर गया है। ये सारी बातें किसमें हो रही है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में। तो ये जो लाइन है, एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, ये किसका है? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज व्हाट। रूपर्ट ब्रूक किसके राइटर है? द सोल्जर। द सोल्जर के जो राइटर है रूपर्ट ब्रूक, उन्होंने अपने प्रेम को किसके प्रति दर्शाया है? कंट्री। वो एक देशभक्त है, एक योद्धा है, एक सैनिक है। काफी कम एज में इनका भी देहांत हो जाता है, लेकिन फिर भी जब तक ये जिए अपने देश के लिए, इंग्लैंड के हैं ये, और इंग्लैंड की मिट्टी से, इंग्लैंड की भूमि से इन्हें काफी प्रेम था, लगाव था, और ये देशभक्ति इनके इस कविता में द सोल्जर में दिखता है। इसीलिए इसे वार पोएट इनको कहा गया है। क्या कहा गया है? वार पोएट। हु रोट ऑट टू ऑटम, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑथर नेम से आ गया। किन्होंने लिखा है ऑट टू ऑटम? जॉन किट्स। इनको क्या कवि कहा जाता है? कौन सा कवि? रोमांटिक पोएट कहा गया है। और जॉन किट्स ये सबसे कम 26 साल की अवस्था में इनकी क्या हो गई? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से इनकी मौत हो गई थी। नहीं, 19वीं सदी में ही हुए, उसी समय इनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ रेयर डैश रेयर इट बी। यानी रेयर की बात, विशिष्ट की बात, सुंदरता की बात, ये सब एन एपिटाफ चैप्टर में किया गया है। वो कहते हैं कितना रेयर है, लेकिन वो भी रेयर सुंदरता एक समय के बाद क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। नहीं, तो एन एपिटाफ में किसकी बात की गई है? रेयर ब्यूटी की बात की गई है। एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है वेस्ट की, उसकी बात कौन करते हैं? वाल्टर डेलामे। द पोएट विटनेस्ड डैश लेफ्ट ऑन द बर्निंग घाट। बर्निंग घाट की बात किसमें की गई है? फायर हिम में। फायर हिम में जो केकेन दारू वाला है वो बर्निंग घाट की बात करते हैं। और वहां पे जो पोएट विटनेस्ड है, पोएट जो है गवाह है, विटनेस मतलब गवाह होता है किसके? ग्रे आसेस, जो भूरे
कह सकते हैं मिट्टी है जो राख है, आसेज मतलब राख, उसके गवाह कौन है? पोएट है। तो वहां पे क्या जल रहा है? चिता जल रहा है, और वहां से ये और इनके पिताजी गुजर रहे होते हैं। ये आपको बताया गया, फायरिंग पढ़ाया गया है। 78 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 78 नंबर, हिज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड की बात होती है, मोस्ट पावरफुल फोर्स की बात होती है, वो भी मैकाविटी को नहीं पकड़ पाता है, उसके किसी निशान को नहीं पकड़ पाता। ये बात किस चैप्टर में किया गया? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री मतलब रहस्यमय बिल्ली, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया। टी.एस. इलियट को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी एक बहुत बड़े राइटर है, ठीक है, बिल्कुल। 79, द पोएटेस गॉट डैश फ्रॉम हर ग्रैंड मदर। दादी माँ की बात माई ग्रैंड मदर हाउस में कौन करते हैं? कमला दास। वहां पे उन्हें क्या मिला? पोएटेस ने अपने ग्रैंड मदर के घर पे उन्होंने जो प्रेम है उसको प्राप्त उन्होंने करा है। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम डैश इज फ्रॉम, ये चैप्टर किससे लिया गया है? यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया? बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, मैंने कैसे उसे पसंद किया। तो एक चैप्टर है स्नेक, जिसमें एक स्नेक होता है और ऑथर होते हैं, सेकेंड कॉमर के रूप में ऑथर आते हैं, उससे पहले वाटर टॉप पे कौन आ जाता है? स्नेक। तो इसी चैप्टर से लिया गया ये लाइन है, ठीक है। Who were together called the Anglo-Saxons and the Angles, the Saxons and the Indians। इसका आंसर क्या होगा? एंग्लो सैक्सन्स की बात की गई है, स्कैंडिनेवियन हो जाएगा, स्कैंडिनेवियंस क्या हो जाएगा आंसर? Who were together called the Anglo-Saxons, ठीक है, स्कैंडिनेवियन को कहा जाता है एंग्लो सैक्सन, ठीक। इन इंडिया एंड पाकिस्तान इंग्लिश इज स्पोकन एज, इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज नहीं है हमारा, सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक है। मैकाविटी ऑलवेज हैज एन, मैकाविटी जो है ऑरेंज है क्या? नहीं। ऑनेस्ट कैट है? नहीं, ये तो क्रिमिनल है। एडमिरेबल है, प्रशंसनीय है? बिल्कुल नहीं। एलिबी है, यानी एक छुपा रुस्तम है जो कभी दिखाई नहीं देती है। डिसअपियर्ड है, जो दिखता नहीं है, तो एलिबी कहा गया। मैकाविटी ऑलवेज हैज एन एलिबी, ठीक है। द फारस वेयर द रूलर्स ऑफ वेयर, इजिप्ट के रूलर्स रहे फारस। द माइट ऑफ फारस वेयर ब्रोकन, ये बात इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में की गई है। 85 नंबर देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज आल्सो द, क्या थे डॉक्टर जाकिर हुसैन? प्रेसिडेंट 1967 में बने, उससे पहले वो क्या थे? बिहार के गवर्नर थे। क्या थे? बिहार के गवर्नर थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन दुर्भाग्य से इनका देहांत 69 में हो गया, बहुत कम दिनों तक ये राष्ट्रपति रहे। 67 में बने, 69 में देहांत हो गया। द बास्केट हैंडेड ओवर द नरेटर बाय नानू काका हैड डैश इन, उसमें क्या था बास्केट के अंदर? जो प्लेटफॉर्म पे वो लेकर के गए, किटन, उसमें कैट थे जो म्याओ म्याओ करती रही, बाद में वो साइलेंट हो गई। नहीं। 87 नंबर है, लेट अस नॉट वैलो इन द वैल्यू ऑफ डिसअपियर, यानी निराशा की घाटी में खुद को डूबने से बचाने की बात ये कर रहे हैं। और कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो आई हैव अ ड्रीम के राइटर हैं। इन्होंने स्पीच दिया था कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। नहीं, तो वही कर रहे हैं। और ये अपने लोगों को, निग्रो को मोटिवेट कर रहे हैं आंदोलन में शामिल होने के लिए, एक रहने के लिए। और किस प्रकार से? तो अहिंसात्मक तरीके से अपने आंदोलन को, क्योंकि ये गांधी से प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी, और इनको ब्लैक गांधी भी कहा जाता है ना। डैश हैज इनेबल्ड अस टू गेट अ वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट्स, वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट्स की बात करें तो हमारी जो बुद्धि है ना, वो हमें विभिन्न प्रकार के एंजॉयमेंट्स देती है। ये बात आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में बर्ट्रांड रसल साहब करते हैं। आवर इंटेलिजेंस हैज इनेबल्ड अस टू गेट अ वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट्स। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डैश ड्यूरिंग द वार, डोरोथी एल शेयर्स बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस की, लेकिन वार के दौरान दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, है ना। 89 का आंसर क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्ट। लेकिन नॉर्मल टाइम में क्या करना चाहिए? उस पर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वार, ड्यूरिंग वार टाइम क्या होना चाहिए? वो रिस्ट्रिक्टेड होता भी है। कॉर्ल एसबर्ग विजिटेड इंडिया, क्या करने वो आई थी? एसबर्ग क्यों आई थी? टू मीट द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट्स ऑफ इंडिया। हालांकि वो भारत आई तो ताजमहल को भी उन्होंने देखा, लेकिन वो यंग इंटेलेक्चुअल से बात की, और पीजेंट्स ऑफ इंडिया जो भारत के जो गांव में रहने वाले किसान हैं, उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि केवल हम ताजमहल, लाल किला को देख करके भारत के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। हमें अगर भारत को समझना है तो वहां के युवा वर्ग को, जो इस शहर में युवा वर्ग रहते हैं, उससे बात करनी होगी, और फिर हमें गांव के हालातों को, गांव के किसानों को समझना पड़ेगा। और
ये भी इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया था पर्लेस बक को। ये बहुत अच्छा, ये भी लेखक रही हैं। नोबेल प्राइज जिनको मिला समझिए वो अपने आप में बहुत बड़े 30 मार्क खा रहे होंगे क्या। जॉन डॉन वांटेड टू गो ऑन वेयर, तो एक कंटिनेंटल ट्रिप पे जाना चाहते थे जर्मनी के लिए। ऑटम इज द सीजन, यहाँ सॉरी रीजन है, सीजन ऑफ मेलो व्हाट, या रीजन भी बोल सकते। ऑटम इज द रीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, किसकी बात हो रही है। और टू ऑटम में जॉन किट्स ने प्रकृति की सुंदरता की बात की है, प्रकृति के हरे भरे की बात इन्होंने जॉन किट्स ने करी है, ठीक है। इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, है ना। इन हार्ट एट पीस यानी दिल में जो शांति होगी, सुकून होगी, कहाँ, इंग्लिश हेवन, जो अंग्रेजों का जो स्वर्ग है वहां पे क्या होगा, सुकून होगा, शांति होगा। यह बात किस चैप्टर में किया गया है, द सोल्जर में किया गया है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई, यह बात माई ग्रैंड मदर हाउस का ये लाइन है, वहां पढ़िएगा तो ये आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 95, हु इज होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, हु इज होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, तो एपिटाफ, ठीक है, वाल्टर डेलामेयर। ये बात टू ब्रिंग हिज, ठीक है, हाँ ठीक है। हु इज होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, तो वाल्टर डेलामेयर कहते हैं कि मरते दम तक हमें अपना उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। एपिटाफ में ये बात कहा गया है। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ये बात लीफलेस वुड की बात, वह जो लकड़ियां जो पत्तीहीन हो गई है, ये बात नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में, पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, ये बात किस में हो रही है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। तो इसका आंसर 96 का ए हो जाएगा। 97 नंबर देख लीजिए, लैंगलैंड रोट ड्यूरिंग द, तो ध्यान रखिएगा लैंगलैंड जो कि विलियम लैंगलैंड एक बड़े कवि हुए हैं, वो मिडल इंग्लिश पीरियड के समय के थे। कहाँ के थे, मिडल इंग्लिश पीरियड के थे। द अर्ली 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज द व्हाट, अगस्टन के रूप में उसको जाना जाता है, किसके रूप में, अगस्टन के रूप में 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी को जाना जाता है। डैश स्कॉलर्स वेयर नोन एज द यूनिवर्सल विट्स, ध्यान रखिएगा एलिजाबेथन को यूनिवर्सल विट्स के रूप में, स्कॉलर्स के रूप में हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, डैश हैज इनरिच द इंग्लिश लैंग्वेज, तो जो अंग्रेजी लैंग्वेज है इसको इनरिच करने के लिए क्या किया गया उसमें, तो ध्यान रखिएगा बोरो मतलब होता है किसी चीज से लेना, उधार लेना, गिविंग मतलब देना, विड्रॉइंग मतलब निकालना, डिपॉजिट मतलब जमा करना। तो ध्यान रखिएगा बोरोइंग इज द करेक्ट आंसर। बोरोइंग हैज इनरिच द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज जो है आज इतनी वर्ल्ड की एक पॉपुलर और इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी है क्योंकि इसने बहुत कुछ अलग अलग जगहों से क्या किया है, बोरो किया है, लिया है। तो इस प्रकार से ये 100 क्वेश्चन थे। नहीं, पार्ट 2 भी कंप्लीट है आपका। 61 से लेकर के 100 तक का जो क्वेश्चन था वो लिटरेचर का था। इससे पिछले वाले वीडियो में आपका ग्रामर का था, पूरा 1 से लेकर के 60 तक। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फिर से वही बात, अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और अपने दोस्तों में भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के, उसमें हम बात करेंगे। जय हिंद।